देवकी जी की दो बहुएं थीं, बड़ी बहू राधिका और छोटी बहू ईशा। देवकी जी की अपनी बड़ी बहू राधिका के साथ अच्छी खासी बनती थी, लेकिन छोटी बहू ईशा को लेकर वो हमेशा ही परेशान रहती थी। ईशा और देवकी जी के बीच में तो जैसे 36 का आंकड़ा था, और उसकी वजह थी ईशा का मॉडर्न होना। राधिका घर की बड़ी बहू थी, समझदार थी और घर के सारे काम हंसते खिलते निपटा लेती थी। लेकिन ईशा नए ज़माने की लड़की होने की वजह से उसे पार्टीज का शौक था और हर सैटरडे संडे घूमने जाने का इंतज़ार रहता था। इसी वजह से देवकी जी ईशा से खुश नहीं थी। लेकिन देवकी जी और ईशा के बीच में फंस गई थी राधिका, जो ना तो ईशा के खिलाफ जा सकती थी और ना ही देवकी जी के खिलाफ। तो ऐसा ही कुछ उस दिन हुआ जब सैटरडे को ईशा बड़े ही मॉडर्न कपड़े पहनकर अपने कमरे से बाहर निकलती है। अरे ईशा बहू, थोड़ी तो शर्म करो, ऐसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? क्या मम्मी जी, आप भी ना कितने पुराने ज़माने की घिसी पिटी बातें करती हैं। अरे इन कपड़ों में प्रॉब्लम क्या है? ये मत भूलो ईशा कि ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। और ऐसे कॉलेज की लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे मम्मी जी, अब इसमें शर्म वाली क्या बात है? कपड़े पहने हैं वो कम है क्या? और वैसे भी मेरा पूरा शरीर ढका हुआ है। जाने दीजिए ना मम्मी जी, अभी उसकी नई नई शादी हुई है ना, घूमने फिरने का शौक है उसे। वो सब छोड़िए भाभी, ये बताइए क्या मेरी ड्रेस सुंदर नहीं है? अरे नहीं नहीं ईशा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत सुंदर है। मेरा भी बहुत मन करता है ऐसे कपड़े पहनने का, लेकिन मेरा तो फिगर ही ऐसा नहीं कि ये सब पहन सकूं। राधिका बहू, मुझे तो डर है कि कहीं इसे देख देख कर तुम ना बिगड़ जाओ। और तुम क्या इसकी ड्रेस की तारीफ कर रही हो? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इस तरह के कपड़े पसंद है। मम्मी जी, आजकल ना सारी लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। अगर ईशा ने भी पहन लिया तो क्या प्रॉब्लम है, जाने दीजिए ना। अच्छा ठीक है राधिका बहू, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। और इस तरह राधिका के समझाने पर देवकी जी ने ईशा से कुछ नहीं कहा और ईशा खुशी खुशी पार्टी में चली गई। लेकिन अगली सुबह 11 बजे तक भी ईशा गहरी नींद में सोई हुई थी और राधिका रसोई में काम कर रही थी। अरे राधिका बहू, अगर तुम ऐसे ही काम करती रहोगी ना तो ये कभी घर की जिम्मेदारियां संभालना नहीं सीखेगी। तुमने घड़ी में वक्त देखा है, दोपहर होने आई है। अब मैं क्या कर सकती हूँ मम्मी जी, उसके कमरे में घुसकर उसे बार बार जगा तो नहीं सकती ना। तभी ईशा अपने कमरे से आंखें खोलते हुए बाहर आती है और सीधा रसोई में जाती है। राधिका भाभी प्लीज़ एक गर्मा गर्म कॉफ़ी बना दीजिए ना। रात को ना पार्टी करके थक गई हूँ, अभी और सोने का मन कर रहा है। देखो ईशा, ये तुम्हारा ससुराल है, कोई हॉस्टल नहीं। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियाँ खुद संभालनी पड़ेगी। और ये क्या तरीका है, ऐसे नाइट सूट पहनकर बिना नहाए धोए तुम रसोई में आ गई? तुम जानती हो ना हमारे यहाँ पर नहा कर ही रसोई में आते हैं। क्या भाभी, कल तक तो आप इतनी मॉडर्न बन रही थी और आज आप भी लेक्चर देने लगी। मैं तुम्हें लेक्चर नहीं दे रही हूँ, लेकिन तुम्हारा इस तरह का बिहेवियर एक जॉइंट फैमिली के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब जाओ, जाकर नहा कर आओ। लेकिन जब तक मैं कॉफ़ी नहीं पी लूँगी तब तक मेरी नींद नहीं उड़ेगी और तब तक मैं नहाने भी नहीं जा सकती। देखो ईशा, अगर तुम नहा कर नहीं आओगी तो ना तुम्हें चाय कॉफ़ी मिलेगा और ना ही खाना। ये ससुराल है और इसे ससुराल की तरह ही समझो। राधिका के तेवर देखकर ईशा चुपचाप वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो मन ही मन अपने आप से बातें कर रही थी। राधिका भाभी का तो समझ में नहीं आता, कल तो मेरी इतनी साइड ले रही थी और अब मम्मी जी की साइड लेने लगी। ईशा के जाने के बाद ये तुमने बहुत अच्छा किया बहू, उसे अच्छी तरह से डांट लगाई। अगर तुम उसे सर चढ़ाती रहोगी ना तो देखना एक दिन तुम्हें ही प्रॉब्लम हो जाएगा। राधिका ने अपनी सास की बात सुनी और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। जब राधिका के पति अमित ने उसे उदास बैठा हुआ देखा तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। अरे क्या हुआ राधिका, तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरे पर ये उदासी कैसे छा गई? अब क्या बताऊं अमित जी, ईशा और मम्मी जी के चक्कर में समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। अब देखो ना, अगर मम्मी जी की साइड लेती हूँ तो ईशा नाराज़ हो जाती है और ईशा की साइड लेती हूँ तो मम्मी जी। तो ठीक है ना, तुम किसी की भी साइड मत लिया करो। जाने दीजिए अमित जी, आप तो कुछ समझते ही नहीं। अमित अपने ऑफिस चला जाता है। कुछ देर के बाद राधिका दोपहर के खाने के लिए बाहर जाती है और अपनी सास के साथ खाना खाने बैठ जाती है। तभी वहाँ ईशा भी आती है।
अरे भाभी, मम्मी जी, आप लोग खाना खा रहे हैं? मुझे भी भूख लगी है। वैसे क्या बना है खाने में? आज लौकी की सब्ज़ी बनी है, मम्मी जी को बहुत पसंद है ना, इसलिए। क्यों मम्मी जी? हाँ बहू, तुमने बहुत अच्छी सब्जी बनाई है। ओह नो, मैं ये लौकी की सब्ज़ी नहीं खा सकती। मुझे तो पनीर खाने का मन है। लेकिन अभी पनीर कहाँ से आएगा? तो मैं बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ, अभी आ जाएगी सब्ज़ी। अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो बनाए चुपचाप खा लो। जाने दीजिए ना मम्मी जी, जब उसे लौकी अच्छी नहीं लगती तो हम क्यों खाने के लिए फोर्स कर रहे हैं। कोई बात नहीं ईशा, तुम बाहर से ऑर्डर कर लो। बहू, ये अच्छी आदत नहीं है। लेकिन मम्मी जी क्या फ़ायदा, ईशा भूखी रह जाएगी। घर का कोई मेंबर भूखा रह जाए, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। भाभी सही कह रही हैं मम्मी जी, और वैसे भी बाहर से सब्ज़ी ऑर्डर करने में बुराई क्या है? इतना कहकर ईशा बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है। इस बात से देवकी नाराज़ हो जाती है, लेकिन राधिका जैसे तैसे उन्हें मना लेती है। अगले दिन राधिका की तबीयत ठीक नहीं होती, उसे बुखार आ जाता है और वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। ये देखकर देवकी ईशा को अपने पास बुलाती है। देखो ईशा बहू, आज राधिका को बुखार है, वो घर का काम नहीं कर पाएगी, इसलिए खाना तुम बना दो और थोड़ा ठीक से खाना बनाना। वो क्या है ना, राधिका को बुखार है तो वो अच्छे से खा ले। मम्मी जी, आप तो जानती है ना, मुझे खाना अच्छा बनाना आता ही नहीं। फिर भी कोशिश करती हूँ। जाइए, आप आराम से मंदिर होकर आइए। देवकी के मंदिर जाने के बाद ईशा बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है। जब देवकी मंदिर से लौट कर आती है, ईशा, खाना बन गया है ना? मम्मी जी, खाना एकदम रेडी है, आकर खा लीजिए। अरे नहीं नहीं, पहले राधिका को खिला दो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं बाद में खा लूँगी। बाहर का खाना खाकर राधिका की तबीयत और ख़राब हो जाती है। जब देवकी को पता चलता है कि ईशा ने बाहर से खाना मंगाया था तो वो बहुत नाराज़ होती है और सीधा राधिका के पास पहुंचती है। देखा राधिका, मैंने तुम्हें कल कहा था ना, पनीर की सब्जी ऑर्डर करने के लिए, तुमने कैसे जल्दी से हाँ कर दी। अब देखो, अपनी देवरानी को एक दिन भी खाना नहीं बना सकती, इसकी आदत तुमने ही बिगाड़ी है। ये सुनकर राधिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। राधिका को लगने लगा था कि वो अपनी सास और देवरानी के बीच में फंस गई थी। क्या राधिका इस जेठानी और सास के चक्कर से बाहर निकल पाएगी? राधिका कभी अपनी सास तो कभी अपनी देवरानी ईशा की साइड ले लेकर पूरी तरह से थक चुकी थी। उसे ऐसा लगता था जैसे कभी वो ईशा की सास बन जाती है तो कभी जेठानी। और एक दिन तो ईशा ने ये बात खुद ही अपने मुंह से राधिका को कह दी। बात दरअसल ये थी कि उस दिन बड़े ज़ोरों की बारिश हुई थी और छत पर सुखाए हुए कपड़े पूरी तरह से भीग गए थे। इसी बात पर देवकी जी को गुस्सा आ रहा था। ईशा बहू, मैंने तुमसे 1 घंटे पहले ही कहा था ना, छत पर कपड़े सूख रहे हैं, उतार कर ले आओ। अरे कब से काले काले बादल छाए हुए थे आसमान में, अभी देखो कितनी ज़ोरों की बारिश हो रही है, अभी जाकर कपड़े लेकर आओ। लेकिन मम्मी जी, अभी कपड़े लाने का क्या फ़ायदा, अब तो कपड़े पूरी तरह से भीग चुके हैं। ईशा, तुमने मम्मी जी की बात नहीं सुनी। देखो, अगर वो तुमसे कुछ कहती है तो तुम्हें मानना चाहिए। क्या भाभी, अब आप ही सास माँ बनने की कोशिश कर रही हैं। मैं बस ये कह रही हूँ कि हमारी मेहनत बेकार चली गई, सारे धुले हुए कपड़े पानी में वापस भीग गए। मुझे कुछ नहीं सुनना ईशा, अभी के अभी जाओ और सारे कपड़े उतार कर नीचे लेकर आओ। मम्मी जी, वैसे अब तो सारे कपड़े भीग चुके हैं, गीले कपड़े नीचे लाने का क्या फ़ायदा? उल्टा ईशा बारिश में भीग गई तो वो भी बीमार हो जाएगी। क्या राधिका भाभी, आप तो पल पल में रंग बदलती हैं। अभी 2 मिनट पहले तो मेरी सास बनी हुई थी, अब जेठानी बन गई। आप आधी सास आधी जेठानी है क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? अरे मेरा मतलब, कभी आप मम्मी जी की तरह बात करने लगती है तो कभी जेठानी जी की तरह। ईशा की बात सुनकर राधिका को बहुत बुरा लगा और वो वहाँ से उठकर चली गई। ईशा भी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। कुछ दिनों के बाद ईशा की प्रेगनेंसी की खबर आई। जानती है मम्मी जी, अब आप दादी बनने वाली है। राधिका भाभी, आप ताई जी। अरे वाह ईशा, बहुत बहुत बधाई हो, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। वाह वाह ईशा बहू, भले ही तुम घर के काम करने में अच्छी नहीं हो, लेकिन आज पहली बार तुमने मुझे खुश कर दिया है। अरे कुछ ना सही, कम से कम दादी बनाने का काम तो किया। मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। ईशा की प्रेगनेंसी की बात सुनकर सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन ईशा मॉडर्न लड़की थी, इसलिए वो अपनी प्रेगनेंसी को भी मॉडर्न तरीके से ही एंजॉय कर रही थी। एक दिन सुबह के वक्त ईशा तैयार होकर अपने कमरे से निकली। अरे कहाँ जा रही हो ईशा? वो भाभी, क्या है ना, मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ आउटिंग का प्लान बना था, तो बस पूरा दिन हम लोग जी भर कर घूमेंगे। सुन लिया तुमने राधिका,
अभी इसकी प्रेगनेंसी को 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और ये आउटिंग के प्लान बनाने लगी। ईशा देखो, अभी तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी है ना, और उसकी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, तो तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए। इस तरह पूरा दिन अगर घूमती रहोगी तो तुम्हारे और बच्चे की सेहत पर असर पड़ सकता है। अरे भाभी, 3 महीने के बाद तो मेरा पेट बाहर निकल आएगा, और वैसे भी बाद में बच्चा होने के बाद तो मैं कहीं घूमने फिरने जा नहीं पाऊंगी। तो प्लीज़ मुझे घूमने जाना है। देखो, तुम समझने की कोशिश करो। ऐसी हालत में हम किसी को प्रेगनेंसी के बारे में बताते तक नहीं। अरे जब तक 3 महीने पूरे नहीं हो जाते ना, किसी को ये खबर नहीं बताते। और तुम हो कि घूमने चलियो। अरे भगवान ना करे कल को कुछ हो गया तो। अरे मेरी ना सही, कम से कम अपनी जेठानी की बात तो सुन ले। इस वक्त वो मेरी जेठानी थोड़ी ना है, इस वक्त तो मेरी सास बनी हुई है। कहा था ना मैंने, आधी सास आधी जेठानी है। तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हें अपना आउटिंग का प्लान कैंसिल करना ही पड़ेगा। जानती भी हो क्या नतीजा हो सकता है इन सबका। ईशा राधिका से नाराज़ होकर अपने कमरे में चली जाती है और उनसे कई दिनों तक बात नहीं करती। कुछ महीने बीत जाते हैं और ईशा की प्रेगनेंसी का 5वां महीना शुरू हो जाता है। एक दिन देव की मंदिर से लौट कर आती है तो उसके हाथ में एक काला धागा था। अरे राधिका बहू, ज़रा ईशा को तो बुला कर लाना। जी मम्मी जी। कुछ ही देर में ईशा बाहर आती है। ईशा बहू, ये काला धागा अपने गले में पहन ले, और ये नारियल का बीज जल्दी से पानी के साथ इसे गटक ले। लेकिन ये काला धागा मुझे क्यों पहनना है मम्मी जी? और नारियल का बीज पानी के साथ निगलने का क्या मतलब है? अरे ज़्यादा सवाल जवाब मत कर। ये धागा मैं खास पंडित जी से बना कर लाई हूँ तेरे लिए। हाँ ईशा, ये धागा तुम बांध लो, तुम्हें किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। अरे नज़र नहीं, मैंने पंडित जी से ये धागा बनवाया है ताकि ईशा को लड़का पैदा हो। ईशा, तुम्हें धागा पहनने की और इस नारियल के बीज को खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम राधिका? मम्मी जी, आप जो गलत कर रही है ना, उसे रोक रही हूँ। क्या बात है भाभी, जब मैं प्रेगनेंसी में घूमने जाने की बात करती हूँ तो आप मेरी सास बन जाती हैं, और आज जब मेरी सास मुझे धागा पहनाने की बात कर रही हैं तो आप बड़ी मॉडर्न बन रही हैं। मुझे तो आपकी कोई बात समझ में नहीं आती। मुझे लगता है आप दोनों तरफ रहना चाहती हैं, ना मम्मी जी के लिए बुरी बनना चाहती हैं और ना मेरे लिए। लेकिन अब मैं आपकी किसी जाल में नहीं फंसने वाली। लाइए मम्मी जी, ये धागा मुझे दे दीजिए, मैं पहन लेती हूँ इसे, और ये नारियल का बीज भी खा लेती हूँ। इतना कहकर ईशा वहाँ से मुंह बनाते हुए चली जाती है। राधिका को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती और राधिका उदास हो जाती है। देखो राधिका, आज तुम फिर से उदास हो, क्या हो गया? परेशान हो गई हूँ अमित। कभी मम्मी जी, कभी ईशा, दोनों के बीच में बुरी तरह से फंस गई हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था ना। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है राधिका कि तुम दोनों की बात में बोलना बंद कर दो। जब तक तुम बोलती रहोगी ना, तब तक उन दोनों को अच्छी नहीं लगोगी और उन्हें तुम्हारी अहमियत का पता भी नहीं चलेगा। और इस तरह से राधिका ने अपनी सास और देवरानी के बीच से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया। एक दिन ईशा की सबसे अच्छी सहेली शालिनी उससे मिलने के लिए आती है। शालिनी और ईशा अपने कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। कैसी हो ईशा? तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है यार, बस कुछ महीनों की बात और है, फिर हम साथ में आउटिंग पर चलेंगे। आउटिंग का तो नाम ही मत लो यार। तुम जानती भी हो, जब हम आउटिंग पर जाने वाले थे तब मैं भी प्रेग्नेंट थी। अरे लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैंने वो बात सबसे छुपाई थी। मुझे लगा अगर मैंने घर में सबको बता दिया तो कोई मुझे जाने नहीं देगा। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि ज़्यादा घूमने की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मेरा मिसकैरेज हो गया। हाँ, क्या बात कर रही हो शालिनी? तुम्हारे साथ ये सब कैसे हो गया? अच्छा हुआ तुमने अपनी आउटिंग कैंसिल कर दी थी। वैसे तुमने अपने गले में ये धागा कैसे पहना हुआ है? अरे वो मेरी सास है ना, उन्होंने कहा था ये धागा पहनने से मुझे लड़का पैदा हो जाएगा। अब लड़का हो या लड़की, मुझे क्या करना, मुझे तो बस एक बच्चा पैदा करना है। लेकिन ये गलत बात है ईशा। तुम पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद इस तरह की बातों पर भरोसा कर लेती हो। अगर हम आजकल के लोग इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आगे बढ़ती ही जाएंगी। हाँ, तुम ठीक कहती हो। शालिनी तो ईशा से मिलकर चली गई, लेकिन उसकी दोनों बातें सुनने के बाद ईशा को इस बात का एहसास हो गया कि उसने अपनी जिठानी यानी कि राधा के साथ गलत बिहेवियर किया था। ईशा अपने कमरे से निकलकर राधिका के पास गई। क्या हुआ ईशा? भाभी, अब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको हमेशा आधी सास और आधी जेठानी कहकर बुलाती थी।
लेकिन आज अपनी सहेली की बातें सुनकर मुझे समझ में आ गया कि आप किसी की भी तरफदारी करने की कोशिश नहीं करती थी, बल्कि सही और गलत समझाने की कोशिश करती थी। 2 जुड़वा बहनें, वो भी एक घर की बहू। क्या बात है ना। सास के तो बल्ले बल्ले, ना बहू के बीच लड़ाई और बहनों का प्यार, वो अलग। घर तो स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन शादी को कुछ महीने बीत जाते हैं। क्या हुआ दीदी, दोनों बहनों को यहाँ इतना टाइम हो गया है और आप ना अभी भी फालतू में शक कर रही हैं दोनों बहनों पर। सब ठीक है। अरे कैसे शक ना करूं, मेरे घर और बेटों का सवाल है। और बहनों में भले कितना ही प्यार हो, जब दोनों में घर और कामों को लेकर तू मैं होगी ना, तब पता नहीं क्या होगा। आज तो मैं जिंदा हूँ, सामने ही हो जाए, कल को मेरे बेटे अलग हो जाए एक दूसरे से, ये मैं नहीं देख सकती। लेकिन दीदी अभी ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बहनें आराम से प्यार से रह रही हैं, तो परेशानी क्या है। वैसे भी बहनों का प्यार हर रिश्ते से ऊपर होता है। मुझे तो लगता है कि ये दोनों बस नाटक कर रही हैं। बहनों में भले ही कितना प्यार हो, लेकिन देवरानी जेठानी बनने के बाद ये प्यार दुश्मनी में बदल ही जाता है। बस अब तक लड़ी क्यों नहीं, यही सोच रही हूँ मैं। तो दीदी एक काम क्यों नहीं करती आप, दोनों की परीक्षा ले लो। इससे आपको पता चल जाएगा कि दोनों बहनें मुश्किल वक्त पर मिलकर साथ देती है या एक दूसरे को गिराने की कोशिश करती है। आइडिया तो ठीक है, लेकिन वो कैसे? आप इन दोनों बहनों को ऐसी सिचुएशन में डालो कि आपको इनका दोनों का बहनों वाला नहीं, बहुओं वाला, देवरानी जिठानी वाला रूप देखने को मिले। समझ रही है ना? हाँ, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अगले दिन सास प्लान के मुताबिक कुछ ऐसा करती है। मीना बहू, ये ले चाबी, आज से तू ही इस घर को संभालेगी। बड़ी बहू है तू इस घर की, कोई मजाक बात है? घर तेरा है, संभाल अब तू ही। लेकिन माँ जी, अभी तक तो आप ही संभाल रही थी ना, तो अचानक से क्यों? और वैसे भी माँ जी, या तो आप छोटी को दे दीजिए या फिर आप संभालिए, मेरे बस की कहाँ है। वही तो मम्मी जी, और वैसे भी मीना को आदत भी नहीं है ये जिम्मेदारी संभालने की। घर पर अक्सर मैं ही सब संभाला करती थी, क्योंकि माँ को मीना पर भरोसा नहीं था। भरोसा नहीं था? ये क्या बात होती है? अरे कोई बात नहीं टीना, मैं संभाल लूंगी। माँ जी, आप इतना भरोसा करके दे रही हैं ना, मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगी। सास को लगना शुरू हो जाता है कि अब तो बहनों के बीच फूट पड़ कर रहेगी। देख बहू, तू इस घर की बड़ी बहू है, इसलिए मैं ये चाबी तुझे दे रही हूँ, और तेरा फर्ज भी है कि तू अब इस घर को संभाले। घर खर्च से लेकर कामों तक हर चीज तुझे ही देखनी है, ठीक है? ठीक है माँ जी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। दोनों बहुएं चली जाती हैं। अब आएगी इन दोनों की असलियत सामने, कि इन दोनों के बीच में सचमुच में इतना प्यार है या नाटक। आज तो केवल एक दिन था, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। अगले दिन, सुन मीना, मुझे थोड़े पैसे देना, कुछ काम है। लेकिन तुम इस महीने का खर्चा शुरुआत में ही माँ जी से ले चुकी थी ना, तो अब किस चीज के लिए? हाँ, लेकिन अब वो पैसे खत्म हो गए हैं और मुझे और चाहिए। मैं शाम को अपने दोस्त के साथ पार्टी करने जा रही हूँ। तो मुझे माफ करना, मैं तुझे इसके लिए पैसे नहीं दे सकती। वैसे भी इस महीने इतने पैसे बर्बाद हो गए हैं, ऊपर से और पैसे मैं बर्बाद नहीं करवा सकती। बर्बाद? अच्छा जी, मुझे पता है तेरे पास चाबी है और रोज ऑनलाइन सामान घर पर आ रहा है। मैं करूँ क्या तेरा हिसाब, जो तू मेरे से बात कर रही है? बस प्लीज दे देना एक बार, सच्ची में मम्मी जी को नहीं बताऊंगी बस। अच्छा, धमकी दे रही है, और मक्खन भी। मुझे तेरे माँ जी के पास बताने या ना बताने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये पैसे तुझे नहीं दूंगी। मम्मी जी ने तुझे घर की चाबियां क्या दी दी? तू अब मेरी सास बन रही है, ये क्या बात होती है? छोटे होने का एहसास इतना तो मुझे मायके में कभी नहीं हुआ। सास अपने कमरे से सब देख रही होती है और मन ही मन खुश हो रही होती है कि चलो, दोनों का असली चेहरा सामने आ ही गया। मीना ने टीना को पैसे ना देकर अपना बड़ी बहू होने का फर्ज सही निभाया।
लेकिन बहन के मामले में टीना को निराश किया। मैं जानती थी आने वाले समय में ऐसा ही होगा। अच्छा हुआ मैंने इनकी ये परीक्षा लेने का सोचा। अब देखते हैं टीना क्या करेगी। शाम को सास घूम कर आती है और दोनों बहनों को एक दूसरे के साथ हंसता देख हैरान रह जाती है। तुम दोनों यहाँ एक साथ हंस रही हो? हाँ, क्यों माँ जी, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? हमें रोना तो आता ही नहीं है। अरे वो सुबह तुम दोनों लड़ रही थी ना, तो मैंने सोचा दोनों अलग हो गई हो। अच्छा वो तो माँ जी ऐसी, बाद में मुझे सब समझ में आया कि मीना ने मुझे क्यों मना किया, इसलिए मैंने मीना से माफ़ी मांग ली और हम दोनों ने सुलह कर ली। माँ जी आपने उस पर जिम्मेदारी दी है, पूरी नहीं हुई तो मैं उसके साथ हूँ। अच्छा, वैसे समझ में क्या आया तुम्हें? यही कि माँ जी अगर मैं उसे पैसे दे देती तो बाद में इसकी वजह से आप मुझे डांटती कि मैंने आपको निराश किया और अपनी जिम्मेदारी को ठीक से पूरा नहीं किया। इसलिए इसने बाद में आकर खुद से ही मुझसे माफ़ी मांग ली। सही किया ना माँ जी? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। क्या सोचा था और क्या हो गया। इस परीक्षा में तो पास हो गई। ऐसे ही सास अपनी जुड़वा बहुओं को अलग अलग परिस्थिति में रखकर दोनों की परीक्षा लेती और दोनों हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा बनती और एक दूसरे का साथ देती। कुछ दिनों बाद, बहू मेरे कमरे से जरा साड़ी तो लाना। हाँ माँ जी अभी लाती हूँ। अरे तुम रहने दो, मैं जाकर लाती हूँ, तुम आराम करो। क्यों, टीना को क्या हुआ? उसकी तबीयत खराब है क्या? नहीं माँ जी, वो हमने आपको बताया नहीं कि। क्या नहीं बताया? टीना अब माँ बनने जा रही है मम्मी जी। टीना पेट से है। और तुम खुश हो कि टीना पहले माँ बन रही है, लेकिन इस घर की बड़ी बहू तो तुम हो। अरे माँ जी, इससे क्या फर्क पड़ता है कि बड़ी बहू कौन है? फर्क इससे पड़ता है कि मेरी बहन माँ बनने जा रही है और उसके ऐसे समय में मैं उसकी बहन, उसके साथ उसका ख्याल रखने के लिए इस घर में हूँ। और माँ जी, ये बड़ी छोटी बहू से क्या फर्क पड़ता है? बच्चा पहले बड़ी बहू करे या छोटी बहू, लेकिन वो बच्चा है तो इस घर का ना। वो नन्हा मेहमान है तो इसी घर का सदस्य। तो ये बड़ी बहू छोटी बहू कोई मैटर नहीं करता। माँ जी वैसे क्या हुआ? आप खुश नहीं हो क्या कि मेरे से पहले टीना माँ बनने जा रही है? मैं क्यों खुश नहीं होंगी? मेरा पोता आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है वो तुम दो या टीना? फिर भी मैं तो बनूंगी दादी ही ना। जा बहू, जल्दी से मिठाई लेकर आ। बहू मिठाई से अपनी सास का मुंह मीठा करवाती है। तुम दोनों ने मिलकर आज बहुत बड़ी सीख दी है। मुझे लगता था कि तुम दोनों बहनें एक ही घर में बहू बनकर आओगी तो घर की चाबियों के लिए लड़ोगी, झगड़ोगी एक दूसरे से, लेकिन तुम दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम दोनों ने बखूबी से अपने हर काम और फर्ज को पूरा किया। मैं खुश हूँ और गर्व से बोलती हूँ कि मैं तुम दोनों जुड़वा बहुओं की सास हूँ।